हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करते हैं फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट को आप जानते हैं स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल गैमीट को ओवम कहा जाता है। उनका क्या कहेंगे? फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट to form diploid zygote is called fertilization और सिनगैमी। इसी को सिनगैमी भी कहा जाता है, सिनगैमी। और यदि हिंदी में इसी को डिफाइन करें तो अंडाणुओं में किसी एक शुक्राणु के प्रवेश करने तथा फिर दोनों के केंद्रकों के परस्पर मिलकर एक हो जाने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब ह्यूमन के केस में ये होता कहाँ है, इसका साइट कहाँ है? तो इसके लिए हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरा पढ़ाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसी में हमने पढ़ाया था जो फैलोपियन ट्यूब आप पढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब में वो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते थे, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और फिर इस्थमस। तो इस्थमस एक वाइड पार्ट होता है, एम्पुला एक वाइड पार्ट होता है और इस्थमस थोड़ा नैरो पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म में कुछ चेंजिंग होती हैं। क्या चेंजिंग होती हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके अप्रोच ऑफ स्पर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए, 1 इजाकुलेशन में लगभग 3 to 3.5 ml सीमेन होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन, यानी कि मेल जो डिस्चार्ज करता है सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और 1 इजाकुलेशन में जैसा हमने बताया 3 to 3.5 ml ऑफ सीमेन होता है और 3 to 3 ml सीमेन में लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, जिसमें से केवल 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। और उसमें से भी हम जानते हैं ओनली 1 स्पर्म फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे जाता है, यानी केवल एक ही स्पर्म जो सबसे पहले पहुंचता है वही फर्टिलाइजेशन करता है। बाकी जितने स्पर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। क्यों? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसकी एसिडिटी यानी एसिड कंटेंट्स होता है, थोड़ा एसिडिक पार्ट है, और इस एसिडिटी के वजह से स्पर्म डिजनरेट कर जाते हैं। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ फाइगोसाइटोसिस की क्रिया हमने ही बताया था, कुछ सेल्स पाई जाती हैं फैगोसिटिक सेल्स, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाने, फैगोसिटाइज करने का काम करती हैं। वो स्पर्म को फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा नष्ट कर देती हैं या खा जाती हैं। स्पर्म का मूवमेंट हम देख लेते हैं। स्पर्म का मूवमेंट लैसिंग मूवमेंट कहलाता है और ये होता किसके द्वारा है? टेल के द्वारा। आपको पता है स्पर्म में टेल पाई जाती है और टेल के मूवमेंट को लैसिंग मूवमेंट कहते हैं। लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। इसकी एवरेज स्पीड 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट मानी जाती है। एक सीमेन में ही आपको पता है सेमिनल वेसाइकिल से एक केमिकल्स निकलता है, इसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करता है? ये एस्पायरेटरी मूवमेंट या कहें कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइना एंड मेनली यूट्रस। तो एस्पायरेटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव से यूट्रस में, और इस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करता है स्पर्म को अपवर्ड मूवमेंट करने में। नेक्स्ट एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं कैपेसिटेशन, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पर्म अटेन ए फंक्शनल मैच्योरिटी इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि मेच्योर तो हैं स्पर्म, मूव कर सकते हैं,
लेकिन अभी वो फर्टिलाइजेशन के लिए फंक्शन स्पर्म का मेन फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन करना, और फर्टिलाइजेशन के काबिल होना यानी फर्टिलाइजेशन के लिए मेच्योर होना ही कैपेसिटेशन कहलाता है। और ये कहाँ होता है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, यानी इंसेमिनेशन के बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लगभग 5 to 6 आवर्स ये प्रोसेस चलती है। अब इसमें क्या क्या करता है स्पर्म अपना एक्रोसोम, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है आपको पता है वो, और एक्रोसोम बने किसके होते हैं? आपको पता है गाल्जी बॉडी। ये गाल्जी बॉडी के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इसी में क्या करता है? एक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ एक्रोसोम, यानी कि स्पर्म अपने एक्रोसोम को रिमूव करता है। और इनटेक ऑफ कैल्शियम आयन इसके अंदर एंट्री लेता है, कैल्शियम आयन का इनटेक होता है। ये प्रोसेस कहलाती है कैपेसिटेशन। अब एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ओवम एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं फर्टिलाइजिंग। स्पर्म उसके अगेंस्ट एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। अब इस फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस में ढेर सारे स्पर्मोफिलिक साइट होते हैं। ये स्पर्मोफिलिक साइट अपने विशेष जाति के, विशेष स्पीसीज के स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस के लिए विशेष होते हैं। यानी यहाँ पर अगर ह्यूमन का एग है तो इस स्पर्मोफिलिक साइट पर केवल ह्यूमन के स्पर्म के द्वारा सिक्रीट किया गया एंटी फर्टिलाइजिंग आकर के अटैच हो सकता है, अदर नहीं। इसका मतलब ये स्पीसीज की स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करते हैं। इसके बाद में पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म को पेनिट्रेट करना है एग के अंदर। अब यहीं पर जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस है इसी पर हमने बताया रिमूवल ऑफ एक्रोसोम जब रिमूव करते हैं तो 3 प्रकार के एंजाइम यहाँ से निकलते हैं। एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। आपको पता है एग का स्ट्रक्चर जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने बताया कि ये सेकेंडरी oocyte के स्टेज में होता है, और सेंटर में तो ये रहा न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड होगा। अब एग के चारों तरफ जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है जिसे आप कहते हैं जोना पेलुसिडा, और इसके बाद वाली मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा। ये ढेर सारी कोरोना रेडिएटा की सेल्स, और इन कोरोना रेडिएटा को आपस में हेल्ड करने का काम यानी कि जोड़ने का काम एक केमिकल्स करता है जिसे कहते हैं हायालुरोनिक एसिड। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए, हमने एक एंजाइम बताया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट कोरोना रेडिएटा सेल्स। ये कोरोना रेडिएटा सेल्स को डाइजेस्ट करता है, यानी कि एक पैसेज प्रोवाइड करता है डाइजेस्ट करते हुए स्पर्म के लिए। दूसरी एंजाइम है हायालुरोनिडेस। ये एंजाइम डाइजेस्ट करेगी हायालुरोनिक एसिड, जिसके द्वारा कोरोना रेडिएटा सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, हेल्ड होती हैं, यानी कि लूज करेंगे। फिर इसके बाद में एक और एंजाइम पाया जाता है एक्रोसिन। आपको पता है कोरोना रेडिएटा के बाद में बाहर से अंदर की तरफ जो लेयर है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। एक्रोसिन ये क्या करेगा? जोना पेलुसिडा को
डाइजेस्ट करता है, यानी कि एक क्लियर पैसेज मिल जाता है स्पर्म के लिए एग तक पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। जब स्पर्म एग तक पहुंच जाता है तो मान लीजिए कि ये एग है, ये न्यूक्लियस है, हमने बाकी जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा सेल्स को डिसॉल्व कर दिया या एक पैसेज मिल गया, यहीं पर आना है। तो जहाँ से स्पर्म एंट्री लेगा इस पॉइंट को या इस एरिया को कहा जाता है एनिमल पोल। एनिमल पोल यानी कि स्पर्म ऑलवेज टेक एंट्री इनटू द ओवम थ्रू एनिमल पोल। एनिमल पोल के द्वारा ही स्पर्म एंट्री लेता है। इसके जस्ट अपोजिट पोल को कहा जाता है वेजिटल पोल। वेजिटल पोल ध्यान से समझना बच्चों, बहुत पूछा जाता है वेजिटल पोल। अब इसी एनिमल पर एक डिप्रेशन बनता है, जहाँ पर स्पर्म जिस पॉइंट से एंट्री लेता है वहीं पर एक डिप्रेशन बनता है और इस डिप्रेशन को कहा जाता है रिसेप्शन कोन। रिसेप्शन कोन और कुछ नहीं है, ए डिप्रेशन एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड रिसेप्शन कोन। और जैसे ही कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड, आपको पता है कि मियोसिस 2 जो है वो प्रोफेज में ही अरेस्ट हो जाती है, यानी कि आगे की प्रोसेस वहाँ पर नहीं होती। एज द मैजिकल टच ऑफ स्पर्म, जैसे ही स्पर्म एग को टच करता है, इस मेम्ब्रेन को टच करता है, तो ये जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte का स्टेज था, ये मियोसिस सेकेंड की डिवीज़न कंप्लीट करेगा और मियोसिस सेकेंड की डिवीज़न को कंप्लीट करने के बाद में 2 सेल्स बनकर के तैयार होंगी। एक तो सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा कहलाएगा oocyte। oocytes जैसे कि स्पर्मेटिड्स, आपने स्पर्म बनाया तो यहाँ पर क्या बन के तैयार होंगे? oocytes। अब ये oocytes ये भी कैसे हैं? हैप्लॉइड नेचर के, यानी कि एन नेचर के होते हैं। तो सेकेंडरी मियोसिस सेकेंड डिवीज़न कब स्टार्ट होता है? जब स्पर्म टच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम के प्लाज्मा। ए मैजिकल टच ऑफ स्पर्म विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम इनिशिएट द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप आता है कार्टिकल रिएक्शन। हमने आपको बताया था कि ये तो रहा ये रहा इस एग का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस अब इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म जो एग का होता है उसे हम कहते हैं ooप्लाज्म। और ooप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अंदर की तरफ मेडुलरी पार्ट और बाहर की तरफ कार्टिकल पार्ट। और यही कार्टिकल पार्ट में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कार्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म एंट्री ले लेता है तो ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? कुछ सब्सटेंस, ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो इसी स्पेस में आकर के फिल होता है। और जब ये एक केमिकल सिक्रीट करते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा ऊपर की ओर खिसकती और परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक स्पेस डेवलप होता है। इस जो स्पेस डेवलप होता है उसे कहा जाता है प्री विटेलाइन स्पेस। और इसी प्री विटेलाइन स्पेस में केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं या फिक्स्ड हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब यहाँ पर ये केमिकल सब्सटेंस और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को मिला करके कहा जाने लगता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन
स्पर्म के एंट्री के बाद बनती है और करती क्या है ये, और अदर कोई दूसरा स्पर्म एंट्री ना ले ले इसके लिए प्रिवेंट करती है, थिक कवरिंग बना देती है और भी स्पर्म के एंट्री को रोकती है, यानी कि इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्म, पॉली का मतलब मेनी, स्पर्म कई स्पर्म के एंट्री को रोकती है। अब इसके बाद में प्रोसेस हो जाती है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी स्पर्म एंट्री लिया था। और एक बात और ध्यान से समझ लें, स्पर्म में केवल इस स्पर्म का न्यूक्लियस सेंट्रियोल और मिडिल पीस से माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों एंट्री लेते हैं। न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद में डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर एंट्री लेकर के एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। साथ साथ में सेंट्रियोल भी जाता है। ये सेंट्रियोल ये क्या करता है, जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज इन जाइगोट को इनिशिएट करता है। जाइगोट आपको पता है सेल डिवीजन में सेंट्रियोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आते हैं, पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले ये एक स्टिमुलस का काम करता है। स्टिमुलस आपको पता है, हमने बताया कि जैसे ही स्पर्म टच करता है ये एक टच स्टिमुलस देता है एग को, किस लिए, मियोसिस सेकेंड के कंप्लीशन के लिए। दूसरी बात, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ही डिप्लॉयड स्टेज रीस्टोर होता है। इससे पहले दोनों हैप्लॉयड रहते हैं और डिप्लॉयड स्टेज रीस्टोर होने के बाद में, यानी कि स्पीसीज के पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाते हैं। अब साथ साथ में अभी भी एग जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक ये एग मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव नहीं होता, यानी फर्टिलाइजेशन एक काम ये करता है कि एग जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव कर देता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। साथ साथ में मेल और फीमेल दोनों से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वेरिएशन डेवलप होता है, वेरिएशन, और ये वेरिएशन ही इवोल्यूशन का कारक होता है। विभिन्नता आती है और विभिन्नता ही विकास की जनक होते हैं। इसके साथ साथ में आपको हमने बताया कि स्पर्म से ही फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब स्पर्म का सेंट्रियोल एंट्री लेता है तो ये फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज को इनिशिएट करता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, जो एग में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हैं वो रीस्टोर होते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। यह फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मी यानी और अधिक स्पर्म के एंट्री को चेक करता है या रोकते हैं। हाँ, स्पर्म के एंट्री लेने पर मान लीजिए कि यहाँ से कोई स्पर्म एंट्री ले रहा है और ये एंट्री लेने के बाद में ये रोटेट, जो ये रास्ता जो फॉलो करता है न्यूक्लियस इसका, तो इस रास्ते को पैथ ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, जो रास्ता फॉलो करता है, इसे कहा जाता है कपुलेशन पाथ। और ये कपुलेशन पाथ, ये इसी पाथ के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लीवेज डिवीज़न की एक्सिस डिटरमाइन की जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझें, ना समझ में आए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो पूछें, हम सेटिस्फाई करने का, आपके क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने का प्रयास करें।